आज हम करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड की क्लास 10th का हिंदी जो है उसमें हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। अभी तक इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले वाले नहीं समझे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा आगे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने छायावादी युग तक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग। जो ये प्रगतिवादी युग है ये आधुनिक युग है उसके अंतर्गत आता है। तो प्रगतिवादी युग, ये जो छायावाद व द्विवेदी युग से बिल्कुल अलग था। द्विवेदी छायावाद जो है उसमें काल्पनिक रचनाएं की गई थी, जन सामान्य जो रचनाएं थी, काल्पनिक रचनाएं की गई थी, प्रकृति चित्रण किया गया था, इस तरीके की रचनाएं की गई थी जो द्विवेदी युग में बिल्कुल भी नहीं हुई थी। आगे देखिए, किंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्म और वायव्य कल्पनाओं की इतनी अतिशयता हो गई कि स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही न रह गया था। तो हम सभी जानते हैं कोई युग क्यों ख़त्म होता है, कोई भी अगर युग चल रहा है तो वो क्यों ख़त्म होता है, जब उसमें कोई कमी दिखाई देती है। तो जो छायावादी युग था उसमें कल्पना को स्थान दिया गया, परंतु जो कल्पना है वो अतिशयता आ गई उसमें, मतलब जितनी कल्पना होनी चाहिए थी किसी काव्य में उससे बढ़ा चढ़ाकर जो कल्पना है अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया किसी भी चीज़ का, जिससे क्या हुआ, जिससे जो जगत की जो कठोर वास्तविकता होती है उसे नज़रअंदाज किया गया और अपनी कल्पना को स्थान दिया गया। परिमाणतः प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। जैसे कि द्विवेदी युग में जिन भी चीज़ों को लेकर साहित्य रचा जा रहा था उसका विद्रोह छायावाद में हुआ। छायावाद का विद्रोह प्रगतिवादी युग में किया गया। प्रगतिवाद कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। जो स्थूल जगत होता है, जो समस्याएं होती है जगत में, उनकी तरफ दोबारा से ध्यान दिया गया प्रगतिवादी युग में। तो यानी कि छायावाद में जो कमी रही थी वो अब प्रगतिवादी युग में सुधारने की कोशिश की गई। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी कपड़ा मकान की समस्या और मजदूरों किसानों की दयनीय दशाओं को कविता का विषय बनाया गया। जो स्थूल जगत की जो वास्तविकता थी, जो समस्याएं थी, वो सारी की सारी प्रगतिवादी युग में शामिल की गई। जो एक मनुष्य है जिसे रोटी कपड़ा मकान आवश्यक होता है जीने के लिए, ये जो बात है कार्ल मार्क्स ने अपने साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स है उसने कही थी। तो इस चीज़ को आधार बनाकर इनके ऊपर विचार किया गया और ऐसे जिनकी दैन्य स्थिति है उनके ऊपर लिखा गया, जिससे क्या हुआ, जो समाज है उसका ध्यान उस वर्ग की तरफ भी गया। इन कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। पूंजीवाद क्या होता है? अब पूंजीवाद होता है सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे देना, या फिर जो सामाजिक कल्याण है वो कम हो जाना और पूंजी केवल लाभ कमाना ही उद्देश्य रह जाना। तो जो पूंजीवाद है उसका विरोध किया गया। इसका मतलब क्या, सामाजिक जो न्याय है, सामाजिक समानता स्थापित करने की मांग की गई। अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत आते हैं पंत निराला। अब आप सोचेंगे पंत निराला जो थे वो तो छायावाद युग में भी थे, तो जो छायावाद युग है उसके बाद प्रगतिवादी युग आया तो नहीं है। उस समय तक भी जो पंत और निराला है वो जी रहे थे और रचनाएं कर रहे थे। तो पंत और निराला आपके कॉमन हो गए हैं, छायावाद के भी और प्रगतिवाद के भी। छायावाद में विशेष महत्व दिया गया है, प्रमुख 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। अगला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये सारे प्रमुख नाम हैं जिन्हें आपको याद करना प्रगतिवादी युग के अंतर्गत। इनमें से जो कुछ कवि हैं उन्होंने क्या किया, कविताओं में सामाजिक क्रांति लाने के लिए स्वर ने लगाए। सामाजिक क्रांति के स्वर भी अपनी कविताओं में शामिल किए इन्होंने। अब देखते हैं हम जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि इस पे आपका प्रश्न पूछा जाता है कि इस कवि ने कौन सी रचना की है या फिर ये रचना किस कवि की है। तो देखिए, आपको जो ये चार्ट है ना, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपके प्रश्न आएंगे, पक्का आएंगे। तो देखिए, जो भारतेंदु युग था उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं
वो प्रमुख माने जाते हैं, उनकी प्रमुख रचना प्रेम माधुरी मानी जाती है। इसी तरीके से भारतेंदु युग में जो श्रीधर पाठक है वो दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनकी जो रचना है वो कश्मीर सुषमा है। अगला देखिए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं और इनकी रचना साकेत है। जो अभी ऊपर जो पहले वाले पार्ट में जो हमने पढ़े थे और महत्वपूर्ण रचनाकार पढ़े थे और अंडरलाइन किया था वही यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो द्विवेदी युग में प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, उन्होंने प्रिय प्रवास रचना की है। तो आपको ये जो चार्ट आपको बनाया है आपको बस याद करना है, इससे ज़्यादा काम आप नहीं करेंगे। देखिए छायावादी जो युग है उसमें जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, क्योंकि ये प्रमुख 4 स्तंभों के अंतर्गत भी आते हैं। इनकी रचना जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वह कामायनी और महादेवी वर्मा की यामा, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए प्रगतिवादी युग। इसमें शिव मंगल सिंह सुमन जो है उनके द्वारा प्रलय सर्जन लिखा गया है। अगला रामधरी सिंह दिनकर जो प्रगतिवादी युग के अंतर्गत आते हैं, इन्होंने उर्वशी नामक जो है अपनी रचना की है। अगला प्रयोगवादी युग। यहाँ पर नई कविता तक जो आधुनिक काल है वो इसके अंतर्गत समाप्त हो जाता है नई कविता तक आते हुए। तो हम बात कर रहे थे प्रयोगवादी युग की। उसमें अज्ञ जो हैं वो महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने लिखा आंगन के पार द्वार, नागार्जुन ने प्यासी पथराई आँखें। नई कविता युग में जो गिरिराज कुमार माथुर हैं उन्होंने धूप के दान लिखे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है खुशबू के शिलालेख। तो आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। आपको जो ये चार्ट है ये आपको याद कर लेना कौन से युग में कौन से कवि है और उनकी कौन सी रचना है। अब देखिए जो प्रगतिवादी युग था उसकी प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति क्या हैं। तो देखिए प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध किया गया इस युग के अंतर्गत। मतलब जो प्राचीन रूढ़ियाँ चली आ रही थी, जो रीति रिवाज चले जो पुरानी जो कुरीतियाँ थी, जो रूढ़ियाँ थी, उन जो मान्यताएं थी, जो रीति रिवाज थे जो गलत थी, उनका विरोध किया गया इस युग के अंतर्गत। अगला मानवतावादी प्रवृत्ति। मानवतावादी प्रवृत्ति मतलब मानवता को मध्य रखकर रचनाएं की गई। शोषक वर्ग के प्रति घृणा तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये भी इनका विषय रहा कि जो शोषित वर्ग है उनसे घृणा की गई। यानी कि अपनी कविताओं में जो शोषक है, जो शोषित होते हैं व्यक्ति, उनके प्रति सहानुभूति दिखाई कि और शोषक जो वर्ग है उसके प्रति घृणा का भाव दिखाया गया। अगला विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी इनके अंतर्गत रही। ये प्रवृत्तियाँ हैं इनकी मुख्य। तो विद्रोह जो है और क्रांति, क्योंकि उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुके थे, तो जो विद्रोह और जो क्रांति की भावना है वो देश प्रेमियों के अंदर बनी रही, इसलिए रचनाएं की गई, ऐसे गीत लिखे गए, ऐसी जो कविताएं हैं वो रची गई। अगला समाज का यथार्थवादी चित्रण। यथार्थवादी चित्रण मतलब होता है जैसा समाज है डिट्टो वैसा ही क्या करना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में चित्रण करना अपनी कविताओं में। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। जो नारी है उसके प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया जाता था, उसे अबला समझा जाता था, उस दृष्टिकोण को दूर हटाते हुए नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो भी चली हुई जो मान्यताएं आ रही थी कि नारी अबला है, इस तरीके के जितने भी जो नारी के विषय में, स्त्री के विषय में जो दृष्टिकोण था उसे दूर करते हुए जो नारी है उसे भी शक्तिशाली दिखाया गया अपनी रचनाओं में। तो ये प्रगतिवादी कविताओं की प्रवृत्तियाँ हैं, आपको याद कर लेनी है। आगे पढ़ेंगे प्रयोगवादी धारा और नई कविता युग। ये दोनों के दोनों एक में शामिल किए गए हैं। तो देखते हैं हम जो प्रयोगवाद का जो आरंभ है वो अज्ञ द्वारा संपादित तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक संकलन से माना जाता है। प्रयोगवाद है उसका आरंभ अज्ञ द्वारा माना जाता है और वह कब माना जाता है, जब वह सन 1943 ईस्वी में क्या करते हैं, तार सप्तक नाम से जो है एक तार सप्तक जो है वो एक पत्रिका निकालते हैं जिसमें वह अपने द्वारा लिखे गए जो भी रचनाएं हैं उन्हें प्रकाशित करते हैं। तार सप्तक नाम की एक पत्रिका निकालते हैं, ठीक है। प्रथम तार सप्तक जो है उसमें 7 कवियाँ शामिल हुए। जो प्रथम बार जो तार सप्तक है जब वह प्रकाशित हुई तो उसमें जो 7 कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाएं दी। इन्हें संपादक अज्ञ ने, क्योंकि जो अज्ञ है वो संपादक के रूप में कार्य कर
क्योंकि जो अज्ञे हैं वो संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी कि उस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो अज्ञे हैं उन्होंने इन 7 कवियों को क्या कहा? राहों का अन्वेषी कहा। तो अज्ञे हो गई। दूसरा गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा नोमचंद्र, चौथा भारत भूषण, पांचवा प्रभाकर माचवे, छठा गिरजा कुमार माथुर और सातवां रामविलास शर्मा। तो ये प्रमुख 7 जो कवि थे उन्होंने अपनी प्रथम जो तार सप्तक निकला था उसमें रचना दी थी। अब देखिए प्रथम सप्तक की तो बात हमने देख ली, प्रथम तार सप्तक की बात। दूसरा जो इनका अज्ञे का दूसरा निकला सप्तक वो था सन 1951 में निकला था दूसरा सप्तक, और इसमें भी जो 7 कवि थे, पर इसमें जो 7 कवि थे उनके नाम अलग हैं, और जो प्रथम तार सप्तक के जो 7 कवि थे उनके नाम अलग हैं। तो बस आपको क्या करना है, जो हिंदी पद्य साहित्य है उसमें आपको याद करना ही होता है और समझना होता है। तो जो 7 कवि थे वो थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। फिर जो अज्ञे हैं उन्होंने तीसरा अपना सप्तक निकाला, वो निकाला सन 1959 में तीसरा सप्तक। जो अज्ञे हैं उन्होंने अपने 3 सप्तक निकाले, तार सप्तक के जो 3 सप्तक निकाले, तो उनमें जो भी रचनाएं हुई उनमें से जो प्रयोगवाद है उसे समर्थन करने वाली, उसे सपोर्ट करने वाली कुछ ऐसी रचनाएं भी हुई। तो आपको मेनली जो याद करना है इस प्रयोगवाद के अंतर्गत, अगर आप उनके सप्तक के जो 7 कवि हैं अगर उनके नाम याद कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो अब बात आती है तो आप इसमें से क्या याद करें। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से जो शुरू हो रहा है उसे ध्यान से देखना है। जो अज्ञे है उसने लिखा था हरी घास, तो वो क्या है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे ने लिखा था। तो ये क्या हुआ, ये अज्ञे द्वारा लिखा गया जो ये कविता है ये किस में शामिल हुई, ये प्रयोगवाद की जो कविताएं हैं उसमें शामिल हुई, तो इसलिए याद रखना है। अगला लिखा अज्ञे ने सुनहरे शेवाल, तो ये रचनाएं हैं अज्ञे की जो प्रयोगवाद में शामिल हुई। इंद्रधनु रोंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार भवनी, अब ये थे अज्ञे के, ठीक है। तो अज्ञे ने जो रचनाएं की वो आपको याद करनी। इसमें मेनली जो याद करने की बात होती है किसी भी युग में जो कवि है और उसकी जो रचना है वो याद करना आवश्यक होता है। अब देखते भवानी प्रसाद जो मिश्र थे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की जो प्रयोगवाद में मदद किया, जिसने प्रयोगवाद में उन्होंने लिखा गीत फरोश, दूसरा खुशबू के शिलालेख, तीसरा गिरजा कुमार। अब देखिए ये 2 जो थे यहाँ तक ये आते भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखे गए। अब गिरजा कुमार जो माथुर हैं उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने धूप के धान, शिला पंख चमकीले, तो यहाँ तक जो है ये गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। अगला देखिए जो धर्मवीर भारती हैं उन्होंने ठंडा लोहा, कनुप्रिया जो है ये लिखे। तो ये सभी आप कहाँ पर देखेंगे, देखिए तो देखिए जो हमने ऊपर ये टेबल देखा था वही चीज़ें क्या हैं आपके अंदर जो व्याख्या दी गई है उनके अंतर्गत रचनाएं लिखी गई है। बस आपको ये टेबल याद करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। जो अंदर जो लिखा गया है उसमें आपको प्रवृत्तियाँ देखनी है और जो कुछ प्रमुख बातें वो याद रखनी है। आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेबल याद कीजिए आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए जो प्रयोगवाद है उसकी प्रमुख जो विशेषताएँ हैं या फिर प्रवृत्तियाँ हैं वो क्या हैं, तो देखिए घोर व्यक्तिकता, इसमें जो घोर व्यक्तिकता है आत्मपरकता है उसका जो समावेश है इनकी कविताओं में हुआ है। दूसरा अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि जैसा होता है वैसा ही वो क्या करते थे अपनी कविताओं में लिखते थे, उसे शामिल करते थे, समाज का यथार्थवाद चित्रण किया जाता था। तो ये जो दृष्टिकोण है ये भी क्या है इसकी प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। कुंठा और निराशा के स्वर, तो इनकी जो कविताएं थी उनमें निराशा के जो स्वर थे वो भी दिखाई देते थे। अगला गहन बौद्धिकता, गढ़ और निरूप का चित्रण, विद्रोह का स्वर, व्यंग्य तथा कुटिकता, प्रयोगवादी कविता। तो ये सारे क्या हैं कुछ प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ विशेषता कही जा सकती हैं। इनकी कविताओं में विद्रोह का स्वर भी दिखता था, समाज का यथार्थवाद चित्रण भी मिलता था और
खुद का आत्मपरकता भी मिलती थी, निराशा का भाव भी दिखता था। ये कुछ 4-5 विशेषताएँ जो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपका 2 नंबर का प्रश्न ही आता है, आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, अब जो इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, ये आपको ज़्यादा ही डिटेल में बताया गया है, जो कि आपके ना तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो कवि हैं, कौन से कवि प्रमुख हैं, उनकी रचनाएँ कौन-सी है और जो प्रवृत्तियाँ हैं वो कौन-सी है। तो यहाँ हमने वो चीज़ें देख ली हैं, तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, या आप कट कर लीजिए। आगे देखिए, नई कविता पढ़ना है हमें। नई जो कविता है, उसे अकविता का दौर भी कहा जाता है, यानी कि उसमें अस्वीकृति के तीव्र चरम सीमा पर पहुंच गए। इसमें अस्वीकृति का जो भाव है वो दिखाई देता था। अकविता का आशय ऐसी काव्य प्रवृत्ति से था जैसी कविता अब तक नहीं हुई है। अकविता यानी कि इसे अकविता का दौर कहा जाता है। तो इसका मतलब यह था कि जो ऐसी काव्य रचना की जा रही थी नई कविता के अंतर्गत, जैसी कविता अभी तक किसी ने नहीं लिखी थी। इसमें उसके नाम की ही परंपरा का पूर्ण रूपेण, यानी कि यहाँ पर बता रखा है जैसा उसका नाम था उसी हिसाब से रचनाएं की गई थी इसके अंतर्गत। अब आगे देखते हैं हम। इस प्रवृत्ति का निराकरण और निवारण मुक्ति बोध और धूमिल आदि की कविताओं के प्रकाशन प्रचार उपरांत हुआ। तो इस कविता का निराकरण आकर, यानी कि ये जो प्रवृत्ति चली हुई आ रही थी कि ऐसी कविताओं की रचना करनी है जो अभी तक किसी ने नहीं रची है, तो वो कब जाकर रुकी, वो जब मुक्ति बोध जैसे कवि आए और धूमिल जैसे कवि आके उन्होंने अपनी कविताएं रची, तो उसके बाद ऐसी कविता की परंपरा थम गई, यानी कि नई कविता की परंपरा रुक गई। तो आप इसी के साथ जो आपका ये पद साहित्य का जो इतिहास था वो यहाँ पर ख़त्म होता है नई कविता तक आकर। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ ये थोड़ा लेंथी हो गया है, पर अगर आपने ये देख लिया तो आपको इसके बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर कुछ आपको अपना और कहीं भी कोई मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसे लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।